अब हम इसके बाद पत्तियों से आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं पुष्प क्रम। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पुष्प क्रम। बच्चों, हम इस पाठ में पूरे पौधे का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने जड़, तना, पत्ती इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पुष्प क्रम के बारे में। तो पुष्प क्रम यानी पुष्पों का क्रम। हम बचपन से बहुत सारे फूल हमने तोड़े होंगे, पौधे देखे होंगे, फूल देखे होंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना होगा कि पुष्पों के भी लगने का एक क्रम होता है। जो पुराने पुष्प हैं वो नीचे की ओर दिखेंगे, नए पुष्प ऊपर की ओर दिखेंगे। कुछ पौधों में गुच्छेदार पुष्प खिलते हैं, किसी में सिंगल एक ही पुष्प खिलता है। तो ऐसे पौधों में क्या ऐसा उनकी विशेषता होती है जिसके कारण ऐसा पाया जाता है। तो उसी आधार पर पुष्पक्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसमें पुष्पक्रम के दो प्रकार हैं। पहला है आसीमाक्षी और दूसरा प्रकार है सासीमाक्षी पुष्पक्रम। पुष्पों का क्रम। पौधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, आसीमाक्षी पुष्पक्रम और सासीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक, अब पहला है आसीमाक्षी पुष्पक्रम। आसीमाक्षी पुष्पक्रम का शब्दांश यदि अपन अलग अलग करें तो आसीमाक्षी यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें लगातार पौधा बड़ा होता जाएगा और पौधों से जो पुष्प है वो निकलते जाएंगे। इसमें होता क्या है, एक प्रारूपिक जो आसीमाक्षी है उसमें नीचे तो इस तरह से पत्तियां वगैरह लगी होती हैं और जो मुख्य अक्ष है लंबा होता जाता है। इसमें पुष्प लगते हैं। सबसे पुराना पुष्प यहाँ पर नंबर 1, सबसे उसके बाद जो पुष्प है यहाँ लगता है नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे लगातार ये बड़ा होता जाएगा। और इसमें जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुष्प होगा वो सबसे नीचे होगा और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे पुष्प नए होते जाएंगे और पुष्पों का आकार तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा छोटा होगा। ये भी जब पुराना होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। लगातार पुष्प लगते जाते हैं, तना लंबा होता जाता है, जैसे कि सरसों में। प्रारूपिक जो एक आसीमाक्षी है जिसमें जो मुख्य अक्ष है लंबा होता है और मुख्य अक्ष लंबा हो जाने पर उसमें लगातार पुष्प लगते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सरसों। अभी जो खेत में लगते हैं ये तो जो पौधा है वो धीरे धीरे लंबा होता जाता है, पत्तियां नीचे रहती, ऊपर केवल हमें पुष्प दिखाई देते हैं। तो ऐसा पुष्पक्रम जिसमें जो पुष्प है अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। सबसे पुराना सबसे बड़ा पुष्प सबसे नीचे और सबसे नया पुष्प सबसे ऊपर होता है। तना लगातार लंबा होता जाता है और पुष्प निकलते जाते हैं। इसे हम कहते हैं आसीमाक्षी पुष्पक्रम। और इसमें भी पहला अपन ने पढ़ा कौन सा, प्रारूपिक आसीमाक्षी, जैसे कि सरसों। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना शुरू किया कि जब मुख्य अक्ष लंबा हो, इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। जब मुख्य अक्ष लंबा हो, फिर अगली कंडीशन होगी कि जब मुख्य अक्ष मध्यम लंबाई का हो, ज्यादा लंबा ना हो। फिर तीसरा कंडीशन होगी कि जब मुख्य अक्ष बहुत ही छोटा और चपटा हो। अलग अलग कंडीशंस इसमें होती है। पहला जब पुष्प अक्ष लंबा हो, फिर जब पुष्प अक्ष छोटा हो और फिर तीसरी कंडीशन है कि जब पुष्प अक्ष अत्यंत छोटा हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जब मुख्य अक्ष लंबा हो। इसमें पहला हमने पढ़ा प्रारूपिक आसीमाक्षी और इसी का दूसरा प्रकार है स्पाइक या कणिश। स्पाइक या कणिश, इसमें पुष्प ऐसे ही होते हैं लेकिन
उनमें होता क्या है कि ये अनुपत्र लगे होते हैं और अनुपत्र पर पहले नंबर का ये पुष्प आवृंतीय होता है, फिर दूसरे नंबर का पुष्प भी इस तरह से लगा होगा, यानी ये रहता किसके समान है, ये प्रारूपिक आसीवाक्षी के समान ही है, किंतु इसके जो पुष्प हैं वो पुष्प आवृंतीय होते हैं। प्रारूपिक आसीवाक्ष में जो पुष्प होते हैं वो वृंतीय होते हैं और स्पाइक या कणिश में जो ये पुष्प होते हैं ये आवृंतीय होते हैं, इनमें वृंत नहीं पाया जाता। अब इसी का जब मुख्य अक्ष लंबा हो तो तीसरा प्रकार है स्पाइकिका। अब स्पाइकिका कैसा होता है, ये अलग अलग प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। पहला प्रारूपिक आसीवाक्षी, दूसरा स्पाइक या कणिश और तीसरा है स्पाइकिका। तो ये जो स्पाइकिका है ये कैसा होता है, स्पाइकिका में क्या होता है कि बिल्कुल अलग टाइप का है। ये अधिकतर अनाज वाले जो कुल है उनमें पाया जाता है, जैसे ग्रेमनी कुल है, इसमें अनाज होता है, जहाँ गेहूं चावल ज्वार बाजरा ये पाए जाते हैं, इनमें पाया जाता है। ये थोड़ा सा विशेष प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प अक्ष होता है उस पुष्प अक्ष में दो तुष पाए जाते हैं, पहला तुष और दूसरा तुष। इसे ग्लूम 1 या तुष, पहला तुष, और दूसरे को ग्लूम 2 या दूसरा द्वितीय तुष कहा जाता है। ये अनुपत्र हैं जो कि बंधे होते हैं, ये चूंकि कटीले होते हैं इसलिए तुष नाम दिया गया है। अब इसी में जो तीसरा तुष होता है, एकांतर क्रम में लगे होते हैं, इस एकांतर क्रम में जो तुष होता है उसमें पुष्प पाए जाते हैं और इसे कहा जाता है लेमा। इसे कहा जाता है, इसका नाम है लेमा। और लेमा के अक्ष से फिर पुष्प के लिए वृंत निकलता है, जिस पर फिर पुष्प लगे होते हैं, जिन पर पुष्प लगे होते हैं। और इसमें भी जो पुष्प का अक्ष निकला है वहां पर भी एक पत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेलिया, जिसे कहा जाता है पेलिया। और फिर इसमें जो पुष्प अक्ष है लगे होते हैं उनमें पुष्प निकलते हैं। ये थोड़ा विशेष प्रकार का है, गेहूं चावल ज्वार बाजरा अनाजों में घास फूल के पौधों में पाया जाता है। समझ लीजिए जो इसका मुख्य अक्ष जो पुष्प अक्ष है उस पुष्प अक्ष में दो अनुपत्र खाली होते हैं, उन पर कोई भी पुष्प अक्ष नहीं लगा होता। जो पहला पुष्प अक्ष पे पहला अनुपत्र होता है उसे ग्लूम 1 कहते हैं, ये बंध होता है, यानी इसमें से कोई पुष्प नहीं निकलता। जो दूसरा अनुपत्र है ये भी बंध होता है, अर्थात इसमें से कोई भी पुष्प अक्ष नहीं निकलता, इसे कहा जाता है ग्लूम 2। जो तीसरा अनुपत्र है इस अनुपत्र को कहते हैं लेमा और ये उर्वर होता है, यानी इसमें से पुष्प निकलता है। ये पुष्प अक्ष जब यहाँ से निकलता है तो इसमें जो पहला अनुपत्र है और छोटा ब्रैक्टियोल उसे कहा जाता है पेलिया, उसे कहा जाता है पेलिया, जिसके ऊपर फिर पुष्प लगे होते हैं। इस पुष्प क्रम को हम स्पाइकिका, कौन सा पुष्प क्रम बोलते हैं, स्पाइकिका पुष्प क्रम बोलते हैं। इनको फ्लावर्स को मैं थोड़ा सा ऐसा कलर कर देती हूँ, इससे समझ में आए कि ये फ्लावर्स हैं, ये पत्तियां हैं, ये फ्लावर्स हैं। इसी तरह इनमें भी ये क्या है, फ्लावर्स, ये क्या है, फ्लावर्स। ठीक है, ये पुष्पअक्ष था। ग्लूम 1 अनुर्वर, ग्लूम 2 अनुर्वर। ग्लूम क्या है, वास्तव में अनुपत्र, दो अनुपत्र है, दोनों अनुर्वर है। तीसरा जो अनुपत्र है लेमा कहलाता है, वो उर्वर है, उसमें से पुष्पअक्ष निकलता है और उसमें एक अनुपत्र को पेलिया कहा जाता है जिसमें फ्लावर्स लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला पुष्पक्रम। तो अगला पुष्पक्रम जो है वो है चौथा
नत गणेश या इसे कैटकिन भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो स्पाइक है, इस स्पाइक का नाम क्या था? कणिश, और इसका नाम क्या है? नत कणिश। नत यानी क्या होता है? झुका हुआ, है ना। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में ये बिल्कुल किसके समान है? कणिश के समान है, किंतु उल्टा इसकी जो पुष्प अक्ष है ऊपर की ओर ना होकर कहाँ झुका होता है? नीचे। तो इसका जो पुष्प अक्ष है नीचे की ओर होता है, और इसमें जो पुष्प लगे होते हैं वो अनुपत्र के कक्ष में लगे होते हैं, और अनुपत्र के कक्ष में भी जो पहले नंबर का पुष्प है वो ये है, ये पहला नंबर, फिर ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, पांचवा नंबर, फिर ये छठवां नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, नौवां नंबर, 10वां नंबर। इस तरह से इसमें पुष्प लगे होते हैं। बस अंतर क्या है? कणिश और नत कणिश में दोनों में समानता क्या है कि पुष्प जो है अनुपर्ण है, आवृंती पुष्प है। बस अंतर क्या है कि ये पुष्प अक्ष ऊपर की ओर रहता है और इसका पुष्प अक्ष कहाँ झुका होता है? नीचे की ओर झुका होता है। ये पाया जाता है शहतूत में। शहतूत का नाम आपने सबने सुना होगा। बहुत छोटे छोटे दाने के समान फल होते हैं। तो नत कणिश पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? शहतूत में पाया जाता है। अब इसी में जब पुष्प अक्ष लंबा हो, इसमें जो अपन 4 पढ़ चुके, अब इसी में पांचवा, मैं इधर बना देती हूँ जिससे आप तुलना कर पाए। तुलनात्मक रूप से पढ़ने में हमें आसानी होती है। तो हम अगला देखते हैं, वो है स्पैडिक्स। चौथे के बाद में ये है पांचवा स्पैडिक्स। सब में आपने केले का पुष्पक्रम देखा होगा, सबने केले भी खाए होंगे, और आपने देखा होगा कि केले जो है वो बहुत अधिक ऐसे गुच्छों में लगे होते हैं, पूरा गुच्छा होता है। तो कभी आप लोगों ने यदि पुष्प देखा हो केले का, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा ऐसे लाल रंग का हमें उसकी पंखुड़ियां दिखाई देंगी। हमें ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक पुष्प है और उसके अंदर केले लगते हैं, लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये वास्तव में कैसा है पुष्पक्रम? उसमें ये वास्तव में पूरा का पूरा पुष्पक्रम इस तरह से यहाँ पर पुष्प लगा हुआ। इसमें जो पुष्प अक्ष है वो चौड़ा और चपटा हो जाता है। बहुत सुंदर पुष्प होते हैं, सफेद रंग के केले के, और सब एक ही अक्ष पर इस तरह से लगे होते हैं। पूरा पुष्पक्रम इस मुख्य अक्ष पर लगा होता है, और इसको ढांकते हुए, इसको पूरी तरह से ढाका होता है लाल रंग के कवर में। ये लाल रंग का कवर जिसे कहा जाता है स्पेथ, इसे कहा जाता है स्पेथ कवर कहा जाता है। ये पूरे पुष्पक्रम को चारों तरफ से ढांक कर रखता है। अंदर जो मुख्य अक्ष है वो इस तरह का होता है, और ये मुख्य अक्ष पर चारों तरफ, यदि ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है तो इसमें चारों तरफ पे पुष्प लगे होते हैं, चारों तरफ पुष्प लगे होते हैं। तभी एक डंठल में चारों तरफ आपने फल लगे हुए भी देखे होंगे। तो केले में चारों तरफ पुष्प लगे होते हैं मुख्य अक्ष पर, और उसको एक लाल रंग का कवर, बहुत बड़ा सा कवर ढांक कर रखता है, जिसे स्पेथ कहा जाता है। और इसीलिए इस पुष्पक्रम का नाम होता है स्पैडिक्स। क्या नाम होता है? स्पैडिक्स। ये पुष्पवृंत है। पुष्पवृंत पर यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, ये पूरा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष लंबा है, और इस पर ये सब क्या लगे हुए हैं? पुष्प, सफेद रंग के। इस तरह का पुष्प होता है केले का, बहुत ही सुंदर सा सफेद रंग का। अगला हिस्सा थोड़ा सा पीला होता है, इस तरह से इसमें लगे होते हैं। ये लंबवत काट बनाई है मैंने इसकी, यदि आप देखेंगे तो इसमें चारों तरफ पुष्प लगे हुए होते हैं। केले में भी पाया जाता है, और अरबी में घुइयां जिसको बोलते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक, तो ये 5 प्रकार थे
असीमाक्षी पुष्पक्रम, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अक्ष लगातार लंबा होता जाता है और उसमें फ्लावर्स लगते जाते हैं। असीमाक्षी को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था जब मुख्य अक्ष लंबा हो। जब मुख्य अक्ष लंबा है तो उसमें पहला प्रकार अपन ने पढ़ा प्रारूपिक असीमाक्षी, जैसे सरसों में कि पुष्प अक्ष लंबा होता जा रहा है और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हैं। सबसे बड़ा पुष्प नीचे और सबसे पुराना पुष्प नीचे, सबसे नया पुष्प सबसे ऊपर। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा स्पाइकिया कणिज, ये प्रारूपिक असीमाक्ष के समान ही है, बस इसके पुष्प कैसे होते हैं, आवरण के होते हैं, अनुपर्ण पर सीधे डायरेक्ट लगे होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा स्पाइकिका, जो कि गेहूं में घासकुल में पाया जाता है, जिसमें 3 अनुपर्ण होते हैं। शुरू के 2 अनुपर्ण पुष्प अक्ष पर अनुर्वर होते हैं, ग्लूम 1 ग्लूम 2 कहा जाता है। तीसरे वाले पुष्प जो अनुपत्र है वो उर्वर होता है, जिसे लैमा कहते हैं, और इससे पुष्प अक्ष निकलता है, जिस पर एक और छोटा सा अनुपत्र होता है जिसे पैलिया कहा जाता है, उसके ऊपर पुष्प लगे होते हैं। ठीक, इसे कहते हैं स्पाइकिका, विशेष प्रकार का ये पुष्पक्रम है। अगला है नतकणिज या कैटकिन। नतकणिज कणिज का बिल्कुल उल्टा है। कणिज में जो व्रंत है ऊपर की ओर होता है, नतकणिज में नीचे की ओर होता है, आवृंती पुष्प होते हैं, और चूंकि नीचे की ओर लटका होता है अतः जो सबसे ऊपर नए पुष्प है वो नीचे की ओर रहते हैं। ये चौथा प्रकार था। पांचवा प्रकार हमने पढ़ा स्पैडिक्स, जैसे कि केले और अरबी में। इसमें जो पुष्प अक्ष है उस पुष्प अक्ष पर सारे पुष्प उसके अक्ष पर चौड़ा चपटा हो जाता है जहां पर लगे हुए होते हैं, और उसको स्पेत नामक कवर, रेड कलर का बड़ी पंखुड़ियों के समान कवर होता है जो ढककर रखता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जब पुष्प अक्ष छोटा हो। अभी हमने ये पढ़ा जब पुष्प अक्ष लंबा हो, अब हम पढ़ेंगे जब पुष्प अक्ष छोटा हो। दूसरा है जब पुष्प अक्ष बहुत लंबा ना होकर छोटा हो। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। इसमें पुष्प अक्ष छोटा होता है तो पहला इसका प्रकार है समशिख। समशिख। दूसरा इसका प्रकार है पुष्प छत्र, और तीसरा इसका प्रकार है संयुक्त पुष्प छत्र। संयुक्त पुष्प छत्र जो समशिख है ये पाया जाता है कैंडीडफ्ट में। कैंडीडफ्ट नामक पौधा होता है उसमें ये पाया जाता है। समशिख यानी पुष्प एक ही शिखर पर समान लेवल पर होंगे। पुष्प छत्र ये पाया जाता है ब्राह्मी में, इसमें छाते के समान ये पुष्पक्रम दिखाई देता है। संयुक्त पुष्पक्रम पाया जाता है गाजर में और धनिया में। बहुत सारे छाते के समान रचनाएं हमको लगी हुई दिखाई देती। ठीक है, अब कैंडिडफ्ट समशिख, इसमें क्या होता है, इसमें जब पुष्प लगते हैं मुख्य अक्ष ये छोटा है और मुख्य अक्ष पर सर्वप्रथम जो पुष्प लगते हैं वो नंबर 1 इस तरह से, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसमें कहां पर डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है पुष्प वृंत के आकार में। यहाँ पर देखिए आप, इनका जो नंबर 1 के पुष्प है इनका पुष्प वृंत सबसे लंबा है, नंबर 2 का उससे छोटा, नंबर 3 का उससे छोटा, नंबर 4 का उससे छोटा, और सारे पुष्प एक ही लेवल पर आ गए हैं। इस तरह का यदि कोई पुष्पक्रम होता है तो उसे कहा जाता है समशिख पुष्पक्रम। अब यदि हम देखें पुष्प छत्र, तो पुष्प छत्र में क्या होता है, सेम है, आकृति थोड़ी सी अलग बनती है। इसमें क्या होता है, जो पहला पुष्प है वो यहाँ पर निकलता है, फिर दूसरा जो पुष्प है यहाँ निकलता है,
ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, यानी इसमें एक साथ दो पुष्प नहीं निकलते। 3, 4, 5 और पुष्प निकलेंगे तो इस तरह से 6 नंबर के। ये सबसे पुराना पुष्प है, फिर उससे नया, उससे नया, उससे नया और उससे नया और ये सबसे नया। इसमें आकृति छत्ते के समान बन जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पुष्प छत्र। अब यदि इसी तरह की रचना किसी मुख्य अक्ष पर एक साथ बहुत सारे मुख्य अक्ष पुष्प अक्ष निकले और प्रत्येक पर इस तरह के पुष्प छत्र पाए जाएं, प्रत्येक पे इस तरह से पुष्प छत्र पाए जाए, बहुत सारे पुष्प छत्र एक ही स्थान पर लगे हों, यहाँ पर ऊपर पुष्प लगे हुए हों, तो इस तरह का जब पौधे में पाया जाता है पुष्पक्रम तो उसे कहा जाता है संयुक्त पुष्प छत्र। इसे कहा जाता है संयुक्त पुष्प छत्र। ठीक है। आसिमाक्षी का दूसरा प्रकार क्या था? जब मुख्य अक्ष छोटा हो। मुख्य अक्ष छोटा में भी 3 प्रकार है। समक्षेप, जब शुरू के 2 पुष्प किनारों पर निकलते हो लंबे वृंत वाले, फिर 2 नंबर पुष्प उससे छोटे वाले, 3 नंबर पुष्प उससे छोटे वाले और सभी पुष्प एक ही लेवल पर आ जाते हो तो उन्हें कहा जाता है समक्षेप पुष्पक्रम। कैंडी डक्ट में ये पाया जाता है। पुष्प छत्र, जब मुख्य अक्ष छोटा हो, पहला पुष्प जो है एक किनारे पर निकले, दूसरा पुष्प दूसरे किनारे पर और इस तरह एक छत्र की आकृति बने तो उसे कहा जाता है पुष्प छत्र। और जब मुख्य अक्ष जो पुष्प क्रम वाला है उस पर बहुत सारे पुष्प छत्र लगे हो तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त पुष्प छत्र। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका तीसरी स्टेज, आसिमाक्षी पुष्पक्रम की तीसरी स्टेज, जिसमें पुष्प कैसे हो, पुष्प अक्ष कैसा हो? जब पुष्प अक्ष अत्यंत छोटा हो। अत्यंत छोटा, इतना छोटा होता है कि वो चौड़ा और चपटा हो जाता है, जैसे कि सूरजमुखी में जब पुष्प अक्ष अत्यंत छोटा हो, यानी इस तरह से वो चौड़ा और चपटा हो जाए, ये पुष्प अक्ष है। और इसमें जो पुष्पक्रम है वो इस तरह किनारे किनारे पर लगे हो, इस तरह से। तब यहाँ पर यदि पुष्प लगे हो तो उन्हें कहा जाता है, ऐसे इस प्रकार के पुष्पक्रम को यहाँ पर पुष्प लगे होते हैं। इस प्रकार जब पुष्पक्रम होता है जिसमें कि पुष्पअक्ष कैसा हो जाता है? चौड़ा और चपटा हो जाता है, मुंडे के समान। जैसे यदि ये पुष्प निकाल दिया जाए तो चौड़ा चपटा सिर के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मुंडक पुष्पक्रम। और ये पाया जाता है गेंदा में, सूरजमुखी में। जो गेंदा है या सूरजमुखी है वो एक पुष्प नहीं होता, वो पूरा पुष्पक्रम होता है, यानी ढेरों पुष्प उसमें लगे होते हैं। सूरजमुखी में और गेंदा में कौन सा पुष्पक्रम होता है? मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा पुष्पक्रम? सासीमाक्षी पुष्पक्रम। आसीमाक्षी पुष्पक्रम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं सासीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें सीधी सीधी सी इसकी परिभाषा है कि जब किसी पुष्प के अक्ष पर पुष्प लगने के बाद उसकी लंबाई वहीं पर रुक जाए। डिफरेंस है, आसीमाक्षी में क्या होता था? पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष लंबा होता जाता था, लेकिन सासीमाक्षी में यदि मुख्य अक्ष पर पुष्प लगने के बाद उस पौधे की लंबाई रुक जाए, फिर शाखानु उसमें पुष्प निकले, तो ऐसे पुष्पक्रम को हम क्या कहते हैं? सासीमाक्षी पुष्पक्रम। पुष्प लगने के बाद पौधे की लंबाई वहां पर रुक जाती है। तो सासीमाक्षी में भी अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें 2 प्रकार हैं, एकल शाखी, द्विशाखी और तीसरा है बहुशाखी। सासीमाक्षी के 3 प्रकार हैं। पहला एकल शाखी, दूसरा
द्विशाखी, और तीसरा है बहुशाखी। तीन प्रकार है। इसमें एकल शाखी पहले अपन पढ़ते हैं। तो एकल शाखी यानी जब किसी मुख्य अक्ष पर पुष्प निकले, जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये लंबा हुआ, यहाँ पर इसके पुष्प लगा और पुष्प लगने के बाद अब इसकी लंबाई क्या हो गई, रुक गई। अब मुख्य अक्ष और लंबा नहीं होगा। अब इसमें निकलेंगी शाखाएं, इसमें शाखा निकलेगी और शाखा निकलने के बाद इसमें पुष्प निकलेगा, यानी नंबर 1 पुष्प, ये नंबर 2 पुष्प। अब इसमें और शाखा निकलेगी, ये तीसरा नंबर पुष्प है, और शाखा निकलेगी, और ये चौथा नंबर पुष्प है, और शाखा निकलेगी, 5वां नंबर पुष्प, ये और शाखा निकलेगी, 6वां नंबर पुष्प। इस तरह यदि इसमें क्या होता है, सासीमाक्षी में पहला आपने क्या पढ़ा, एकल शाखी, मुख्य अक्ष जब जहां पर पुष्प लगा वहां उसकी लंबाई रुक गई। अब यदि इसमें केवल एक तरफ दाएं तरफ शाखन होता जाए तो पुष्पक्रम ऐसा कुंडलित हो जाता है। इस आधार पर एकल शाखी को 2 भागों में बांटा गया है। इसे कहा जाता है कुंडलित एकल शाखी, इसे कहा जाता है कुंडलित एकल शाखी, जिसमें हो क्या रहा है, मुख्य अक्ष की लंबाई जहां पर रुकी उससे दाएं तरफ से एक अक्ष निकला, उसमें पुष्प लगा, फिर उसके दाएं तरफ से पुष्प निकला, फिर उसके दाएं तरफ से इस तरह पुष्पक्रम पूरा कुंडलित होता जाता है। तो इसे कहा जाता है कुंडलित एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, और ये पाया जाता है कपास में। किसमें पाया जाता है, ये कपास में पाया जाता है। इस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है। अब एकल शाखी का दूसरा प्रकार, एकल शाखी का दूसरा प्रकार है कुटिल। सॉरी, ये कपास में नहीं पाया जाता, ये बिगोनिया में पाया जाता है, बिगोनिया। दूसरा जो है ये कुटिल प्रकार। अब कुटिल कैसा होता है, देखिए अपन ने शाखन भी पढ़ा था पौधों में, उसी तरह का। ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर एक पुष्प लगा, ये मुख्य अक्ष है, इस पर एक पुष्प इस तरह से लग गया, यहाँ पर इसकी लंबाई रुक गई, ससीमाक्षी है। अब इसमें एक शाखा निकली और ये पहला नंबर पुष्प था, इस पर एक पुष्प लगा, ये दूसरा नंबर पुष्प है। अब इसमें शाखा लगातार दाएं तरफ ना होकर अब निकलेगी शाखा बाएं तरफ और इस पर पुष्प लगेगा। अब फिर शाखा निकलेगी बाएं तरफ, फिर इस पर पुष्प लगेगा, फिर इस तरफ शाखा निकलेगी, ये चौथा नंबर पुष्प है, ये 5वां नंबर पुष्प है। इस तरह यदि एक बार दाएं तरफ एक बार बाएं तरफ शाखा निकलती है, फिर दाएं तरफ बाएं तरफ, तो ऐसे पुष्पों को कहा जाता है कुटिल एकल शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। और ऐसा पुष्पक्रम पाया जाता है कपास में। किसमें पाया जाता है, कपास में। ठीक है, अब दूसरा प्रकार ससीमाक्षी का दूसरा प्रकार है द्विशाखी। इसमें क्या होगा, इसमें मुख्य अक्ष पर एक पुष्प लगा, इससे जैसे ही इसकी वृद्धि रुकी मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष की वृद्धि रुकने के बाद इसमें से 2 शाखाएं एक साथ निकलती। यहाँ पर कितनी निकल रही थी एक बार में, एक शाखा, तो यहाँ पर एक ही बार में कितनी शाखा निकलेंगी, ये पहला नंबर पुष्प है। अब इसमें 2 शाखाएं निकलेंगी और उसमें 2 पुष्प लगेंगे, ये दोनों 2 नंबर पुष्प। तो एक ही बार में चूंकि 2 शाखाएं निकली तो इन्हें कहा जाता है द्विशाखी पुष्पक्रम। फिर इसमें से कितनी शाखाएं निकलेंगी, 2 शाखाएं,
और उनमें भी पुष्प लगेंगे। वो कौन से नंबर के पुष्प होंगे? 3 नंबर के पुष्प। कौन से नंबर के होंगे? 3 नंबर के ये पुष्प निकलेंगे। इस प्रकार के पुष्प क्रम को, जिसमें मुख्य अक्ष में एक पुष्प निकलने पर 2 शाखाएं एक साथ निकलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? द्विशाखी। ठीक। अब इसी तरह बहुशाखी। बहुशाखी कैसा होता है कि ये मुख्य अक्ष है, इस पर एक पुष्प निकल आया, पहला नंबर पुष्प है ये। जैसे ये पुष्प निकला तो मुख्य अक्ष की लंबाई रुक गई और तुरंत यहाँ से बहुत सारी यदि शाखाएं निकलती हैं और प्रत्येक शाखा से पुष्प निकलते हैं, तो उसे कहा जाता है बहुशाखी पुष्पक्रम। ये जो द्विशाखी पुष्पक्रम है, ये पाया जाता है चमेली में। किसमें पाया जाता है? चमेली में। और यदि एक साथ बहुत सारी शाखाएं निकले, उनमें पुष्प निकलने लग जाए, तो उन्हें कहा जाता है बहुशाखी पुष्प। ठीक है। इस तरह ये हमारा पुष्पक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है और समझने लायक है, इंटरेस्टिंग है। हम नेचर के जो ये पेड़ पौधे हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते थे। ये वाला लेसन पढ़ने के बाद आप ध्यान देने लगेंगे, उनको समझने लगेंगे। आप अपने आसपास की प्रकृति को, पेड़ पौधों को समझने लगेंगे। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और अपने आसपास में इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करिए कि जो हमने पढ़ा है वो कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।